तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट, यहाँ से यहाँ तक, a prism is a transparent medium whose refracting surfaces are not parallel but are inclined to each other, ठीक है। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अ प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है? अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओके, whose refracting surfaces are not parallel but are inclined to each other. Like if you draw a prism, so prism we can draw prism like that, इस तरह से आप प्रिज्म को ड्रॉ कर सकते हो। ये है प्रिज्म, ठीक है। तो इसमें दिस पॉइंट इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी, ठीक है। तो इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कौन कौन सी हो गई? देखो ए बी जो है वो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी, ए सी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी। जैसे कि यहाँ पे इट इज मेंशन हियर इन अ डेफिनेशन दैट इट इज अ ट्रांसपेरेंट whose refracting surfaces are not parallel, so you can see that these two surfaces are the refracting surface। ये इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस आप बड़ा क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हो कि पैरेलल एक दूसरे के नहीं है। these two refracting surfaces are non parallel, ठीक है। तो ए बी एंड ए सी जो है दीज सरफेसेस आर द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ये क्या होगी? रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी। इस डायग्राम में देखो ये जो पार्ट है इस तरीके का आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक यहाँ बैक साइड में इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो हमने ये ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करा है, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, इन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल है यहाँ पर, इस एंगल को बोला जाता है प्रिज्म एंगल, ठीक है। और इस प्रिज्म एंगल को किससे डिनोट करते हैं? ए से, ठीक है। तो एक पहली बात तो ये हो गई कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है नॉन पैरेलल है, और नॉन पैरेलल के साथ साथ ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है इनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ए से, या प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। नाउ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, या आप ये कह सकते हैं एप्लीकेशंस दी हुई है प्रिज्म की, ठीक है। तो देखो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, प्रिज्म हैव अ प्रॉपर्टी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रिज्म से आप क्या कर सकते हो? यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय यूजिंग अ प्रिज्म, है ना। देखो, और यू कैन सी द एग्जांपल्स आल्सो। एग्जांपल्स देखो आप, जैसे पहला फिगर देखते हैं, फर्स्ट फिगर। तो फर्स्ट फिगर में ये तो इंसिडेंट लाइट रे है, और ये आपकी जो इमर्जेंट लाइट रे है। तो इस केस में देखो, अगर मैं कहूँ कि अगर यहाँ इस डायग्राम की अगर बात करूं मैं, और आपसे कहे थोड़ा सा देखना, मैं डायग्राम को थोड़ा अच्छा ड्रॉ कर देता हूँ कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, बेसिक रिफ्रैक्शन के रूल आपको आने चाहिए इस केस में। आपने ये नॉर्मल ड्रॉ करा, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद एक आप इंसिडेंट रे ड्रॉ करोगे, आपने एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करी, या आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? अपन इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। तो ये आपने इंसिडेंट एंगल बना लिया। अब आपको बेसिक लॉज आने चाहिए रिफ्रैक्शन के, जैसे बाहर जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्लास प्रिज्म की, ग्लास प्रिज्म है तो ये अंदर ग्लास है, बाहर एयर है, ठीक है। तो बाहर तो आपकी एयर हो गई, और अंदर आपका क्या हो गया? ग्लास हो गया। तो ये जो बाहर जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है, अंदर वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्या होगा यहाँ पर? ये जब लाइट रे इसके अंदर जाएगी, देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, और ये आपको एक रे मिल गई। तो ये आपकी रिफ्रेक्टेड रे है इस वाले इंटरफेस से। ये जो पहला वाला है ए बी, ए बी जो रिफ्रेक्टिंग सरफेस है उससे आपने देखा ये इंसिडेंट रे हुई, और ये रिफ्रेक्टेड रे हो गई। और रिफ्रेक्टेड रे जो एंगल यहाँ पर बना रही है, ये रिफ्रेक्टिंग एंगल हो जाएगा R1। ये क्या हो जाएगा? आपका रिफ्रेक्टिंग एंगल हो जाएगा। अब आपकी रिफ्रेक्टेड रे कहाँ पहुंच गई? रिफ्रेक्टेड रे कौन सा? ए बी से जो मिला था आपको, वो रिफ्रेक्टेड रे कहाँ पहुंच गई? ए सी पर। अब वापस एसी पर क्या हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। आप इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, आपने ये नॉर्मल ड्रॉ करा, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब क्या होगा? नॉर्मल ड्रॉ करा तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा इसको मैं डिनोट कर देता हूँ R2 से। ये R2 जो है ये इस सरफेस एसी वाली जो सरफेस है आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसके लिए किसका काम करेगा? ये इंसिडेंट एंगल का काम करेगा। अब आपकी जो रे ट्रेवल करेगी वो ट्रेवल करेगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, और डेंसर से जब वो रेयर में जाएगी, सो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। और ये जो रे आपको लास्ट में मिल रही है इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, और यहाँ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं इमरजेंट एंगल। तो आप एक बात काफी इंटरेस्टिंग सी है इसमें, जो मैंने आपको एक्चुअली मैंने आपको बताया कि हाउ द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म।
ये जो मैंने आपको रे डायग्राम ड्रॉ करके बताया है, यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन किया है दैट हाउ द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे है और लास्ट में जो आपको रे मिल रही है वो है इमर्जेंट रे। ठीक है, एंगल्स यहाँ पर आई मतलब इंसिडेंट एंगल है, R1 मतलब रिफ्रेक्टिंग एंगल फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस ए बी। ठीक है, R2 इज द इंसिडेंट एंगल फॉर द सेकंड रिफ्रेक्टिंग सरफेस, वो कौन सी है, AC। एंड E इज द इमर्जेंट एंगल, जो कि फाइनली आपकी जो इमर्जेंट रे निकल रही है बाहर वो है। ठीक है, तो आप ये देख क्लियरली आप यू कैन विजुअलाइज हियर दैट द रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द टू प्लेसेस। प्रिज्म के केस में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो दो जगह हो रहा है, और दो जगह कौन कौन सी है, दो सरफेसेस है, एक AB और एक AC। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है किसमें, ग्लास प्रिज्म के अंदर। अब हम अपने इन एग्जांपल्स पर आ जाते हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट वाला आप देखो, यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर। तो देखो रिफ्रैक्शन तो बेटा इस जगह भी होगा, ये एक सरफेस आ गई ना आपकी, ये वाली सरफेस, तो रिफ्रैक्शन इधर भी होगा, इधर भी होगा। बट आप जानते हैं कि इफ आई इज इक्वल टू 0 देन आर इज इक्वल टू 0, होता है नहीं होता, आई इज इक्वल टू 0 और तो फिर क्या होगा, आर इज इक्वल टू भी 0 होगा, है ना। ये हमने सारा स्टडी किया हुआ है, रिफ्रैक्शन के बेसिक रूल है। तो ये रे जो है वो जैसे आपको और बता देता हूँ मैं, जैसे कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एक्स वाई, ये आपका नॉर्मल। अगर कोई भी रे नॉर्मल पे आती है, इस तरह से नॉर्मल पर आई, तो नॉर्मल पे आ रही है तो इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इंसिडेंट एंगल 0 हो गया। मान लो कि इसका यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 स्नेल्स लॉ लगाया जाए तो क्या आएगा, साइन आई बाई साइन आर आ जाएगा। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर आ जाएगा। आप साइन आई अगर आप 0 कर दोगे तो इससे क्या आएगा, साइन ये आई अगर 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगी पूरी वैल्यू। तो यहाँ से आर भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये सब बेसिक रूल पड़े हुए हैं रिफ्रैक्शन के अपन ने। तो आर इजिकल टू 0 आ गया तो रे क्या है, सीधी की सीधी आगे चली जाएगी। तो ये रूल यहाँ पर लग रहा है, ये रे सीधी यहाँ आ गई। अब सीधी यहाँ आ गई तो यहाँ से इस सरफेस पर भी अब इसका रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होकर फाइनली आपको ये रे मिल गई, इमर्जेंट रे। तो ये कितने से, यहाँ पर देखो यहाँ क्या बताया हुआ है, टर्न्स द लाइट थ्रू द 90 डिग्री द राइट एंगल्ड प्रिज्म। ये क्या है, एक राइट एंगल प्रिज्म है। तो राइट एंगल प्रिज्म क्या करता है, जो लाइट रे है उसको कितने एंगल से डायरेक्शन उसकी चेंज कर देता है, 90 डिग्री से। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, राइट एंगल प्रिज्म का है। आगे और एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे यहाँ पर दे रखा है पोरो प्रिज्म। ठीक है, तो पोरो प्रिज्म क्या करता है, पोरो प्रिज्म शोन इन फिगर बी इज अ राइट एंगल प्रिज्म, इट टर्न्स लाइट थ्रू 180 डिग्री। तो देखो आप यहाँ पे देखो, ये थोड़ा डायग्राम में जैसे करेक्शन हो जाएगा, ये करेक्शन हो गया। तो ये लाइट यहाँ से एंटर हो रही है, ये एंटर हुई। ठीक है, अब ये पाथ था इसका इंसिडेंट लाइट रे का, और ये पाथ है आपके इमर्जेंट लाइट रे का। ठीक है, तो कितने से टर्न कर दिया इसने इसको, 180 डिग्री से। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल, यानी दीज आर द सेवरल एग्जांपल इन व्हिच ही इज शोइंग दैट द प्रिज्म व्हाट दे कॉज दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। जो इंसिडेंट लाइट रे है उसकी डायरेक्शन को क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पेज है, इस पेज से आपको क्या लेके चलना है, क्या चीजें लर्न करनी है। एक तो ये लर्न करना है कि प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, वो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस नॉन पैरेलल होती हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको, नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल है उसको प्रिज्म एंगल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है कि दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सब आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको बताएं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सब समझ में आ गया तो एक बार ओके कर दो, तो हम नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पर। ठीक है, एक बार ओके कर दो, ये समझ में आ गया तो, है ना। चलो, अब देखो अब नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे इसमें बेसिक टर्म्स कौन कौन सी यूज हो रही है। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स अभी मैंने जस्ट आपको डायग्राम मैंने पीछे भी आपको बताया था, एक बार और यहाँ पर ड्रॉ करके मैं बताता हूँ आपको। जैसे प्रिज्म लिया, ये हमने एक ग्लास प्रिज्म लिया, इस तरह से ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, और इस ग्लास प्रिज्म में ये हमने इसको मार्क कर दिया ए, इसको मार्क कर दिया बी, इसको मार्क कर दिया सी। तो इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कौन कौन सी हो गई, ए बी आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ए सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं आपको सिखा रहा हूँ हाउ द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, और फिर आगे और टर्म्स की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, या आपने नॉर्मल ड्रॉ करा।
नॉर्मल ड्रॉ करके यहाँ हमने क्या ले लिया, एक ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लिया, दो रिफ्रेक्टिंग सरफेस है, दो बार रिफ्रेक्शन होगा। सबसे पहले ए बी पे ये नॉर्मल आपने ड्रॉ करा, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद एक इंसिडेंट लाइट रे बनाते हैं, ये इंसिडेंट लाइट रे आपने ड्रॉ करी, ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई। ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे जो एंगल बना रही है यहाँ पर वो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ये आई आपका इंसिडेंट एंगल हो गया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि बाहर तो एयर है और अंदर ग्लास है, तो बाहर एयर है अंदर ग्लास है, तो क्या होगा आपका, द रे विल ट्रेवल फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर में जाएगी, देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप इस तरह से आप ये रे बना देंगे, ये रे बन गई आपकी। तो ये आपकी रिफ्रेक्टेड रे है, और वो रिफ्रेक्टेड रे किससे बनी है आपकी, ये फर्स्ट वाली सरफेस से। ठीक है, तो ये इंसिडेंट एंगल था, तो ये रिफ्रैक्शन एंगल हो जाएगा, इसको आप R1 कर दोगे। तो ये तो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस हुआ आपकी एक सरफेस से, प्रिज्म की एक सरफेस थी AB। ठीक है, अभी ये रीच करेगा दूसरी जगह, दूसरे सरफेस पर पहुंच गया AC पर। तो AC पर आप नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल बनाना आता है आपको, 90 डिग्री पे आपको लाइन बनानी है इस तरह से, ये नॉर्मल आपने ड्रॉ करा। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, इस एंगल को अपन R2 मार्क कर देते हैं, ये मैंने R2 मार्क कर दिया। अब ये लाइट रे जो ट्रेवल करेगी वो कैसे जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी। सो डेंसर से जब वो रेयर में जाएगी, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। So finally you will get your emergent ray, and this angle is called emergent angle E. Okay, and this angle is your prism angle, and it is denoted by capital A. Okay, so now here I am defining some important terms. I can say that A is the prism angle, आप जानते ही हो। यहाँ पर हम मार्क करें, so this ray is the incident ray, this I is the incident angle, R1 is the refracting angle at the surface AB। ठीक है, R2 is the incident angle at the refracting surface AC, E is the emergent angle, and this final ray is the emergent ray। ओके, यहाँ तक ये सारी टर्म समझ में आ गई। अब एक और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि हर बार पूछा जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, देखो इंसिडेंट रे का जो पाथ है, देखो मैं इंसिडेंट रे का पाथ बना के बताता हूँ आपको। ये इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे का पाथ होगा, इसको इसे आगे आप बढ़ा दो। सो दिस इज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे का पाथ है, ये इमरजेंट रे है आपकी, दिस वन इज इमरजेंट रे। तो इमरजेंट रे के पाथ को ड्रॉ करो, तो ये इमरजेंट रे का पाथ हो गया, ये इमरजेंट रे का पाथ है। तो इंसिडेंट रे जो है और इमरजेंट रे जो है, उनके बीच का जो एंगल होगा, उसके बीच का जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो जैसा कि इसका नाम ही है, एज इट इम्प्लाइज दैट एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन को बताता ही है कि जो आपकी इंसिडेंट रे थी और इमरजेंट रे थी, तो कितना डेविएट हो गया, है ना, डायरेक्शन कितने एंगल से उसकी चेंज हो गई। तो ये बताता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप जो, अगर आपको डिफाइन करना हो एंगल ऑफ डेविएशन को, तो कैसे आप डिफाइन करोगे? तो एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? इट इज द एंगल बिटवीन द पाथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे एंड द इमरजेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे जो है और इमरजेंट लाइट रे जो है, उनके पाथ के बीच का जो एंगल होता है, उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है, उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको आई थिंक समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला निकालना होता है, जो कि यहाँ पर देखो दिया भी हुआ है, ये रहा फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। बिकॉज यहाँ पर जब भी ये एक्सपेरिमेंट भी अगर आप परफॉर्म करोगे, तो जो नॉन क्वांटिटीज है, नॉन क्वांटिटीज आपकी एक तो इंसिडेंट एंगल होगी, क्योंकि आप कितने एंगल पर इस इंसिडेंट रे को भेज रहे हो, ये आपको नोन होता है। तो इंसिडेंट एंगल आपको नोन होता है, फिर फाइनली इमरजेंट एंगल भी आपको नोन होता है, प्रिज्म एंगल तो आपको नोन है ही सही, जो भी एंगल, जो भी प्रिज्म आप यूज करो, तो प्रिज्म एंगल आपको पता ही होगा। तो इंसिडेंट एंगल, इमरजेंट एंगल और प्रिज्म एंगल आपको क्या है, नोन है। तो आपको इनकी टर्म्स में आपको एक फॉर्मूला निकालना है, किसका? एंगल ऑफ डेविएशन का। ठीक है, तो फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पर हमने दे ही रखा है। फॉर्मूला आपका है डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। मैं आपको बताऊंगा कि ये टर्म्स कैसे आई, जो यहाँ पर टर्म्स बताई हुई ये टर्म्स कैसे आई। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ी सी छोटी सी टिक्नोमेट्री लगानी है, बहुत ईजी सी है, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये वाला पॉइंट तो आपने ए दे ही रखा है, इसको बी कर दिया, इसको सी कर दिया, इसको अपन डी कर देते हैं इस वाले पॉइंट को, और ये दोनों जहाँ क्रॉस करते हैं, इसको ई कर देते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम एफ कर देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है, इसको जी कर देते हैं। ठीक है,
बस मार्क कर दिया हमने इसे, इसको ए मार्क कर दिया, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी मार्क कर दिया। ठीक है, अब छोटा सा टिक्नोमेट्री है, देखना आप। जैसे हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटरल लेते हैं, और वो क्वाड्रेटरल अपन क्या ले रहा हूं मैं, ए डी, ध्यान से देखना, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, ये एक क्वाड्रेटरल लिया। ठीक है, अब इस ए डी ई एफ में आप ध्यान से देखो तो ये एंगल तो ए, तो प्रिज्म एंगल आ गया आपका, ये ए आ जाएगा, प्लस ये नॉर्मल है, ये येलो लाइन जो है ये इस ए बी सरफेस पर नॉर्मल बनाया हुआ है। तो नॉर्मल बनाया हुआ है तो ये एंगल जो आएगा यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। दिस एंगल एक बार मैं शो कर देता हूँ आपको, ये जो एंगल आएगा ये पूरा यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री आपका इधर से आ गया। थोड़ा और आगे आ जाओ तो ये एक एंगल और आ जाएगा आपके, इस एंगल को अभी हाल फिलहाल के लिए मैं एक्स मार्क कर देता हूँ, मुझे पता भी नहीं है अभी तो इसको मैंने एक्स लिख दिया। अगेन यहाँ पर आपने नॉर्मल ड्रॉ कराया तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये 90 डिग्री आ गया। ओके, तो क्वाड्रेटरल है तो 4 एंगल चाहिए, तो मुझे चारों हो गए, एक तो ए हो गया 90 डिग्री हो गया, ये एक्स हो गया, फिर 90 डिग्री हो गया, और इनका सम जो है वो 360 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसा करके मेरे पास एक इक्वेशन आ गई यहाँ पर। तो ये तो हमने एक क्वाड्रेटरल से निकाल लिया। अब हमें एक ये क्वाड्रेटरल था, ये क्वाड्रेटरल से मैंने निकाल लिया। अब एक ट्राइंगल लेते हैं अपन, देखना ये ट्राइंगल आ रहा है आपका डी ई एफ, डी ई एफ, है ना। ये शॉर्ट में भी हो जाता है डिराइव, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप ये सीधे फॉर्मूला अचीव कर सको। ठीक है, डी ई एफ देखो, तो डी ई एफ की जहां तक बात की जाए तो डी ई एफ में देखो R1 आ रहा है, प्लस R2 आ रहा है, प्लस एक्स आ रहा है, और ये सारा सम क्या होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री होना चाहिए, तो आपको आता ही है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स निकालूं तो एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। अब कुछ नहीं करना आपको, ये वैल्यू आप किस में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो आप a प्लस ये 90 और ये 90 आपको जगह 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्लस x की वैल्यू देखो क्या है, 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, और इजिकल टू कितना आ रहा है आपका, 360 डिग्री आ रहा है। तो ये 180 और ये 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और ये 360 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2। तो ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आप 12th क्लास में हो और डेरिवेशंस वगैरह लर्न करना है, अगर जेई नीट वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, आप फॉर्मूला याद रख लो बस। ठीक है, अदरवाइज स्टेप्स याद रख सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, R1 प्लस R2 आ गया। स्टिल वी आर नॉट हैविंग अ फॉर्मूला, हमें तो ये निकालना है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला निकालना है मुझे, ये वाला आई प्लस ई माइनस ए। अभी तो a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आया है मेरे पास। ठीक है, तो वो फॉर्मूला कैसे आएगा, देखो काफी हम पहुंच गए हैं, फॉर्मूला इजीली ड्राइव हो जाएगा। अब एक ट्राइंगल और लेता हूं मैं, और ये ट्राइंगल आ रहा है आपका जी डी एफ, ट्राइंगल आ रहा है मेरा जी डी और एफ। तो इस जी डी एफ में देखो आप, ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल आ जाएगा आपका 180 डिग्री, ये पूरी लाइन 180 की है, तो ये 180 डिग्री माइनस डेल्टा आ जाएगा, ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस डेल्टा आ जाएगा, प्लस ये ऊपर का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना आ जाएगा। तो ये देखो, ये कंप्लीट, ध्यान से देखना थोड़ा सा टिक्नोमेट्री, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एंगल क्या है, आई है। तो ये वाला जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, आई माइनस R1, ये आ जाएगा आई माइनस R1। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल आपका बनेगा, ये बनेगा ई माइनस R2। ठीक है, और इनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए यहाँ पर। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये 180 से 180 तो तो ये सेम, डेल्टा GDF से वापस बता दीजिए हाँ स्टार्टिंग से। देखो, अ, ये वाला ले रहे हैं अपन जी डी एफ वाला। ठीक है, तो ये पूरी लाइन जो आ रही है ना कंप्लीट, ये पूरी कंप्लीट लाइन आपकी आ रही है, ये वाली, ये आ रही है 180 डिग्री की, है ना। तो 180 डिग्री 180 डिग्री है, तो ये मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये अंदर वाला ट्राइंगल ले रहे हो ना आप, तो ये एंगल निकालना है मुझे, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना आएगा आपका, ये कंप्लीट 180 डिग्री है, तो ये डेल्टा माइनस हो जाएगा, तो अंदर वाला कितने का आएगा, 180 डिग्री माइनस डेल्टा का आ जाएगा। आ गया समझ में। ठीक है, और फिर देखो इधर देखो आप, यहाँ देखो आप, इस जगह ये एंगल जो है आपका, ये R1 है।
ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है ना, ये क्या है, आई, पूरा कंप्लीट एंगल आई है। तो पूरा कंप्लीट एंगल आई है तो ऊपर वाला कितना होगा, आई माइनस आर वन। आया समझ में? ऊपर जो यहाँ पर जो एंगल बचेगा आपका वो यस सर। कितना बचेगा, आई माइनस आर वन बचेगा। ऐसे ही ये पूरा कंप्लीट एंगल क्या है, ई है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल ई है, उसमें से आर टू माइनस कर दोगे तो ये जो एंगल आपको बचेगा यहाँ पर वो बचेगा ई माइनस आर टू। तो यहाँ बच रहा है आपका ई माइनस आर टू, ये हो रहा है आपका आई माइनस आर वन, और ये हो रहा है आपका 180 डिग्री माइनस डेल्टा। और इन सब का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 180 से 180 तो पहले कैंसिल कर देना आप, और थोड़ा सा और इस डेल्टा को साइड ले जाओ तो डेल्टा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, देखना यहाँ से, ये आ जाएगा आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। अब ये जो आर वन प्लस आर टू है ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, प्रिज्म एंगल के। तो ये आ जाएगा आई प्लस ई माइनस ए। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि आपसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर आगे जाके अभी तो बहुत सारी चीजें हैं लर्न करने के लिए प्रिज्म के अंदर, बट जैसे ट्वेल्थ बोर्ड के लिए आप तैयार कर रहे हो तो उसमें तो ये भी डिराइव करना आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक फॉर्मूला आ गया प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन का, और इन टर्म्स ऑफ दोस वैल्यू क्वांटिटीज जो कि आपको नोन है, इंसिडेंट एंगल, इमरजेंट एंगल और एंगल प्रिज्म एंगल आपको नोन होंगे। आप वो वैल्यू रख दो, आप यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक पार्ट अपना ये कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, या ओके करो तो फिर मैं आगे चलता हूँ उसमें। आया समझ में? ठीक है, यस सर। प्रथम, है ना बेटा? ओके, चलो, ओके। है ना, स्टेप कहीं भी दिक्कत हो तो मुझको बताना, आपके सर यहाँ दिक्कत है ना, और फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा उस बात को। इस तरीके से पढ़ाने का यही फायदा है कि लिखने से ज्यादा थ्योरेटिकल काम से ज्यादा अपन लोग डिस्कस कर सकते हैं पॉइंट को। और ये बुक बहुत अच्छी बुक है, बीएम शर्मा। इसको आप अगर कर लेते हो थोरोली, इस बुक को कर लेते हो तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो सब में फायदा मिलेगा, है ना। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, जो और बड़ी अच्छी सी चीज है, पॉइंट सीखने का और इंटरेस्ट आना चाहिए आपको। यहाँ दिए रखा है कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस का मतलब ये हुआ कि भाई प्रिज्म में रे तो अंदर जाए, प्रिज्म में रे तो अंदर जाए पर यहाँ से बाहर ना निकले। तो बाहर ना निकले तो क्या होगा भाई, क्या हो सकता है, तो बाहर ना निकले तो यही हो सकता है कि भाई इस सरफेस पे वापस अंदर चली जाए। अब अंदर चली जाए तो प्रथम फटाफट से बताओ, या यार वेरी गुड, यही तो बस अपना गैप हो गया, नहीं तो इतनी अच्छी क्लासें चल रही थी अपनी। वेरी गुड, TIR बस। भाई अगर यहाँ TIR हो गया तो बात ही खत्म हो गई ना। TIR हो गया तो रे वापस अंदर आ जाएगी, अंदर आ जाएगी तो कोई इमरजेंसी नहीं होगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। यही है कंडीशन की नो इमरजेंस, कि भाई क्या हो जाए कि जो सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस पे TIR हो जाए। तो सेकंड सरफेस पे TIR हो जाए तो देखो अब थोड़ा समझ में तो आपको आ ही गया है। थोड़ा सा आगे चलते, देखो पहली बात स्नेल्स लो याद रखना, और पहली बात क्या, ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि ये जो भी आप आगे का हायर पढ़ रहे हो, हायर ऑर्डर पढ़ रहे हो, ये हायर ऑर्डर तभी पॉसिबल है समझना जब आप पीछे बेसिक पढ़ के आए हो। ऐसा नहीं हो कि आपको स्नेल्स लो ही नहीं आता और अपन यहाँ पर आ गए। तो जैसे स्नेल्स लो की बात करें तो N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए, स्नेल्स लो की इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें इस प्रिज्म के बाहर तो एयर है, इधर भी एयर है, और बीच में ग्लास है। बीच में क्या है, यहाँ पर ग्लास है। अगर मैं कहूँ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसने क्या दे रखा, म्यू दे रखा, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू ले लेता हूँ। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर मैं ए बी वाले इंटरफेस की बात करूँ तो ए बी वाले इंटरफेस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो ए बी में एन वन तो मेरा क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, तो 1 आ गया। ठीक है, साइन इंसिडेंट एंगल में आई मान लेता हूँ, I1 लिखा हुआ है, मैं आई ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने आई ले लिया। ठीक है, N2 मेरा क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। N2 क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। और साइन क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास साइन आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू साइन R1 आ जाएगा। ये मेरी एक इक्वेशन आ जाएगी। और ये इक्वेशन जो हमारी आई है ये कहाँ से आई है बेटा, ए बी वाले इंटरफेस से आई है। अब दूसरा इंटरफेस की बात करता हूँ मैं, AC वाला जो इंटरफेस है। तो AC वाले इंटरफेस में, अच्छा हम बात कर रहे हैं नो इमरजेंस की, हम बात कर रहे हैं नो इमरजेंस की। तो नो इमरजेंस की पहले तो मैं सिंपल इक्वेशन लिख देता हूँ।
तो इसमें n1 अब की बार क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन, ये आ जाएगा R2 और इधर आपका 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन और e आ जाएगा। अब अगर नो इमरजेंस की कंडीशन रखी जाए तो नो इमरजेंस की अपन वही क्रिटिकल बाउंड्री कंडीशन रखते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन में तो ये होता है कि E इजिकल टू 90 डिग्री हो जाएगा और E इजिकल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो R2 जो है वो C हो जाएगा। ठीक है, और जनरली TIR होने के लिए क्या होना चाहिए, जनरली TIR होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है यानी जो आपका इमरजेंट एंगल है कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया है ना। तो ये अपन उसकी बात कर रहे हैं जब ये ग्रेज कर जाएगा, यहाँ पर ग्रेज कर जाएगा इस तरीके से, उस वाली कंडीशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो इसको रख दो आप यहाँ पे, देख लो क्या आ रहा है, ये n आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा, यहाँ c आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और साइन 91 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास साइन यहाँ हम लिखेंगे तो देखो साइन c इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, साइन c इजिकल टू आ जाएगा 1 बाय n, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या अपना म्यू बना हुआ है ना, तो ये म्यू आ जाएगा। तो साइन c इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये 1/म्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो ठीक है, इन्होंने देखो यहाँ इन्होंने क्या डायरेक्ट को दे रखा है, अब उनको डायरेक्ट दे रखा है, ये भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है ना। पर जब भी ये आप इसको, AC वाला वापस बता दीजिए। कौन सा AB वाला, वाला तो आ गया। AC वाला, AC वाला आपने n sin c क्यों लिखा सर? AC में देखो ना, एसी में क्या होना चाहिए, एसी में अगर बाउंड्री कंडीशन की बात की जाए तो आपका ये जो इंसिडेंट एंगल TIR आपने स्टडी करा है ना, TIR में होता क्या है कि ये जो एंगल इंसिडेंट एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल हो जाता है ना। C मतलब क्या है, C मतलब है क्रिटिकल एंगल, है ना। जब आपकी रिफ्रैक्ट, ये हमने आपने स्टडी, उसको n sin r2 को ही n sin c लिखा है क्या? क्या चीज बेटा, n sin r2 को ही आपने n sin c लिखा है क्या नीचे? हाँ हाँ, ये R2 को, ये R2 जो है आपका C हो जाएगा ना, ये देखो ना यहाँ लिखा है ना मैंने, R2 की वैल्यू C हो जाएगी ना आपकी, और E जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये अपन ने TIR में क्या होता था, TIR देखो मैं एक बार बता देता हूँ, TIR में यही तो होता ना कि ये आपकी रे आ रही है, अगर ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर कब होता था, जब रिफ्रेक्टेड रे जो है यहाँ चली गई, यानी रिफ्रेक्टेड एंगल आपका कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो हमारे केस में रिफ्रेक्टेड एंगल मतलब क्या है, इमरजेंट एंगल है, और इंसिडेंट एंगल का मतलब क्या है, R2 है, तो R2 अपना क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, R2 जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तो और ये E कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कंडीशन है ना। अब क्या है, आप इसको और बढ़ाओ, यानी जो ये इंसिडेंट एंगल है वो मोर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, यानी कि हमारे केस में क्या है, ये जो R2 है, हमारे केस में यही चीज क्या है, R2 है, ये सेकंड वाला इंटरफेस देखो, तो R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर देन क्रिटिकल एंगल होनी चाहिए। तो R2 की वैल्यू मोर देन क्रिटिकल एंगल होगी तो रे जो है वो वापस से क्या होगी, प्रिज्म के अंदर ही आ जाएगी और उससे वो क्या होगी, इमर्ज नहीं होगी। तो यही होती है कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। ठीक है, अब एक बार अपन यहाँ जो इन्होंने कंडीशन दी हुई है उसको भी देख लेते हैं। तो a ray of light incident on a prism of angle A at refractive index mu will not emerge out of a prism whatever may be the angle of incidence if A is greater than 2 theta c। थीटा सी को यहाँ पर क्रिटिकल एंगल बोला गया है, और हमारे हिसाब हम जो नोटेशन यूज कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि if this prism angle is greater than twice of critical angle, ठीक है, so this is the condition of no emergence, this is the condition of no emergence। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये 2C का क्या केस है, तो 2C का क्या केस है वो देख लेते हैं, है ना। 2C कैसे आया, ये भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, तो 2C वाला मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो थोड़ी देर पहले ही हमने एक रिलेशन सॉल्व किया था, A इजिकल टू R1 प्लस R2, A इजिकल टू R1 प्लस R2 सॉल्व किया था। अब यहाँ पर देखो आपका R2 क्या है, आपका R2 किसके बराबर है, आपका R2 तो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो R2 क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो A इजिकल टू कितना आ जाएगा, R1 प्लस C आ जाएगा। आया नहीं आया, यहाँ तक आई बात समझ में, A इजिकल टू क्या आ गया, R1 प्लस C आ गया आपके पास। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 2C कैसे आया, 2C निकाल के बताऊंगा। तो A की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई R1 प्लस C। अपन R1 निकालते हैं, ठीक है, R1 के लिए मैं एक सॉल्यूशन करता हूँ आपको, ठीक है।
तो R1 के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि हम निकालना चाहते हैं दिस R1 कहाँ पर है, आपका पहला वाला इंटरफेस पर है, ए बी पर। तो ए बी वाले इंटरफेस की ये इक्वेशन आपने ऑलरेडी लिखी हुई थी। तो देखो इस केस में अगर इस म्यू, ये जो म्यू है, इस म्यू को आपको क्या करना है, मिनिमम करना है। ठीक है, एक केस है कि भाई म्यू को आपको क्या करना है, मिनिमम करना है। तो म्यू का अगर मिनिमम करना है तो वो मिनिमम कैसे होगा, म्यू मिनिमम कब होगा, जब ये R1 जो है आपका मैक्सिमम, ध्यान से समझना, म्यू मिनिमम कब होगा, जब R1 मैक्सिमम होगा। क्योंकि ये रिलेशन कैसा आ जाएगा, आपका रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन R1, है ना। अगर म्यू को मुझे मिनिमम करना है, जो कि ये आगे डिस्कस किया हुआ है मैंने यहाँ पर, म्यू अगर मिनिमम करना है तो ये R1 को मैक्सिमम करना होगा। अब R1 कैसे मैक्सिमम होगा, तो R1 मैक्सिमम कैसे होगा, देखो रिफ्रैक्शन का रूल क्या है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, ये जो होता है कांस्टेंट के बराबर होता है। बेसिक पे चले जाओ, बिल्कुल बेसिक पे। तो अगर तो कांस्टेंट के बराबर होता है तो मतलब जो साइन आई है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन आर के। ठीक है, तो अगर मैं आई को बढ़ाऊंगा तो आर भी बढ़ेगा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर आर को बढ़ाना है, यानी यहाँ पर R1 को बढ़ाना है, तो R1 कब बढ़ेगा, जब आई बढ़ेगा। तो आई, ये जो आई है इसको मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप बताओ, इस साइन आई है ना, तो ये आई को मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन की, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बताओ, बोलो फटाफट बोलो। सर साइन 1 1 होती है, और 1 कितने 90 डिग्री, डिग्री 1 कितने डिग्री पर होता है, साइन 90 90 डिग्री पर होता है। तो इस आई की मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी कर सकते हो बेटा, इस आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी कर सकते हो, ये आई की वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है। आई की वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है। अब ये, अब ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो सकती है, ये 90 डिग्री अगर हो गया तो R1 की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगी। ये वो TIR वाला केस है, अगर ये एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, वो क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो R1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। तो R1 की वैल्यू भी अगर C रख दोगे तो C प्लस C, ये कितना आ जाएगा आपका, 2C आ जाएगा यहाँ। ठीक है, देखो ये कितना आ जाएगा आपका, 2C आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंडीशन, एक तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, और कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस को आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है।